तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी की फरमाइश आप में से बहुत सारे लोगों ने की, कई दिन से कर रहे थे। बारी आ जाइए। 2008 की बात है, 2008। मुंबई में अलीबाग एरिया में एक एसयूवी कार में 6 लोग सफ़र कर रहे थे। वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक सामने से आता है और एसयूवी को उड़ा देता है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि एसयूवी में बैठे हुए 6 के 6 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है। सारी चीज़ें देखकर साफ ये था कि ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ उसमें कहीं कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस मामला दर्ज करती है लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में, और इसके बाद अब तक मुंबई पुलिस यही मान के चल रही है कि ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन उन 6 लोगों में एक शख्स ऐसा था उस एसयूवी में बैठा हुआ जिसको लेके बहुत सारे सवाल थे, और उसकी मौत इस तरह रोड एक्सीडेंट में होना पुलिस के लिए भी बड़ा अजीब सा था। उस शख्स का नाम था सुरेश भगत। ये बात जब अगले दिन अखबारों में छपी तो बहुत सारे लोग चौंक गए। वजह ये थी कि सुरेश भगत मुंबई में मटका किंग का एक तरह से किंग था। मटका किंग क्या होता है या मटका क्या होता है, ये खेल क्या है, ये जुआ क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले कहानी सुना देता हूँ। तो सुरेश भगत की उस एसयूवी में मौजूदगी और उसकी मौत, यहाँ पे कई सारे लोगों को शक शुबा होता है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई शक नहीं जताया जाता। सुरेश की वाइफ जया, वो भी कुछ ऐसा नहीं बताती, और इस तरीके से ये मामला जो है धीरे धीरे आया गया हो जाता है। कुछ वक्त बीतता है, एक मुखबिर पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से जाकर कहता है कि जो एसयूवी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सुरेश भगत की मौत हुई थी, वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक साजिश थी, एक कत्ल था। मुंबई में पुलिस अक्सर अपने मुखबिरों के ऊपर काफ़ी भरोसा करती है, और मुखबिरों की वजह से भी वो ज़िंदा रहती है, और उनकी वजह से बहुत सारे प्रमोशन भी मिलते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जितने अच्छे आपके सॉलिड नेटवर्क है मुखबिरों की, आप उतने अच्छे पुलिस अफसर हैं। तो उस मुखबिर ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई अपने ख़ास उस पुलिस अफसर को, जिसके बाद उस पुलिस अफसर को भी लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू कर दी। जब तफ्तीश करनी शुरू की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। एक रोड एक्सीडेंट जिसमें 6 लोगों की मौत, दरअसल वो एक कत्ल की साजिश का नतीजा था। पता चला कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक कत्ल था। लेकिन कत्ल इस तरीके से किया गया कि खुद मुंबई पुलिस को भी ज़रा सी भनक नहीं लगी। धीरे धीरे तफ्तीश पूरी मुकम्मल हुई और उसके बाद सच्चाई सामने आई। जो कहानी सामने आई वो ये थी कि सुरेश भगत को ही उस दिन मारना था, लेकिन बदकिस्मती से सुरेश भगत के साथ 5 और लोग उस एसयूवी में सवार थे, और तय ये हुआ था कि उस गाड़ी में जो भी होगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा, और बस इसी वजह से सुरेश भगत के साथ साथ 5 और लोग मारे गए। और ये कत्ल एक सुपारी का नतीजा था। और सुपारी जब पता चला कि किसने दी तो पुलिस वाले फिर चौंक उठे, क्योंकि सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि सुरेश भगत की अपनी बीवी और अपने बेटे ने दी थी। और ये सुपारी दी गई एक और अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के ज़रिए। अब पुलिस को ये कि अपने ही पति की सुपारी, अपने ही पिता की सुपारी, आखिर वजह क्या है। इसके बाद इन दोनों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। साथ में जो और लोग थे इस साजिश में शामिल, उनको पकड़ा गया। अरुण गवली के ऊपर भी इल्ज़ाम गया सुपारी लेने का। और जब तफ्तीश हुई तो फिर ये पता चला कि दरअसल सुरेश भगत की अपनी बीवी जया भगत और बेटे के साथ रिश्ते बड़े ख़ास नहीं थे। दूसरा, जया भगत का एक और अंडरवर्ल्ड डॉन, उसके साथ करीबी, उसके साथ इश्क, और इन सारी चीज़ों ने पति पत्नी के रिश्ते बिगाड़ दिए। दूसरी तरफ सुरेश भगत का मटका के ऊपर एक छत्र राज, कल्याण में जो मटका खुलता था उसका वो बेताज बादशाह। कहते हैं कि उस वक्त करीब 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपीज़ का पूरा ये धंधा था उसका, सुरेश भगत का। तो एक बड़ी रकम थी।
तो अब पति को रास्ते से हटाना था जया भगत को, और इस पूरे मटके के साम्राज्य पे वो खुद अपना कब्जा चाहती थी, और इसके लिए उसने अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ मदद ली, और उन्हीं में था एक सुहास, एक अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसके साथ जया भगत के इश्क के चर्चे भी थे। जया भगत अरुण गवली के पास गई और वहाँ जाकर अपने पति की सुपारी की बात की। सुपारी की रकम तय हुई, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही थी, वो ये कि कत्ल ऐसे हो कि किसी को भनक तक न लगे कि ये मर्डर है। तो इसमें न गोली चलेगी, न बम चलेगा, न चाकू, फिर भी मरना है, न फंदा, क्योंकि शक नहीं जानी चाहिए। तो आखिर में ये हुआ कि ठीक है, बहुत सोचने के बाद इस कत्ल को एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी जाए, और यही हुआ। 2008 में पूरी प्लानिंग हुई। एक ट्रक ड्राइवर जिसमें सुपारी किलर बैठा था, वो ट्रक चला रहा था। रैकी पहले से की गई थी कि कब कहाँ कितने बजे सुरेश भगत निकलता है, और उस जगह पे इत्तेफाक से खुशनसीबी थी बल्कि, और बदनसीबी थी सुरेश भगत की कि सड़क खाली, स्पीड ज़्यादा, और ट्रक ने एसयूवी को देखते उड़ा दिया, और इस तरीके से उड़ाया कि उसके अंदर बैठा हुआ कोई भी शख्स जिंदा ना बचे। तो ये सुपारी और ये किलिंग और जया भगत का खुलासा, और जया भगत के साथ उस साजिश में उनकी अपनी एक और बहन आशा, वो भी शामिल, बेटा भी शामिल, सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। मामला लोअर कोर्ट में गया, मुकदमा चलता रहा। लोअर कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया, और सुरेश भगत की बीवी जया भगत, उसकी बहन आशा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और बेटे को भी। लेकिन 2014 में सुरेश भगत के बेटा, जो कि कई बीमारियों से जूझ रहा था, कई ऑपरेशन सर्जरी हुई, उसकी वजह से उसकी 2014 में मौत हो गई। जया भगत, उसकी बहन और अंडरवर्ल्ड के कुछ जो बाकी लोग थे, अरुण गवली के सुपारी किलर, वो लोग जेल गए, उम्र कैद की सज़ा हो गई। बाद में इन लोगों ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, चुनौती दी, और फिर हाई कोर्ट में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। और इस दौरान में चूँकि अब लोअर कोर्ट से फैसला हो चुका था, अब आप गवाह सबूत को अब आप भटका नहीं सकते थे, सबूत मिटा नहीं सकते थे। इसी ग्राउंड पे जया भगत और उसकी बहन को ज़मानत मिल गई, और दोनों ज़मानत पर बाहर आ गए। मामला फ़िलहाल हाई कोर्ट में है। ये कहानी का एक पार्ट। अब जया भगत वापस आती है और अपना वही कल्याण का पूरा मटका का साम्राज्य अकेले चला रही है। कहते तो ये भी हैं कि वो जेल में रहते हुए भी पूरा वही चला रही थी। कई हज़ार करोड़ का धंधा है ये। तो जया भगत की तूती बोल रही थी, जया भगत अपना काम कर रही थी। जेल से बाहर आई ज़मानत पर। इसी दौरान अब 2020 का साल आ जाता है, महीना फरवरी का। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को किसी मुखबिर से खबर मिलती है कि मुंबई के होटल में एक शख्स है जिसके पास हथियार है, और वो यूपी का है और सुपारी किलर है। मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, दबिश डालती है। जावेद नाम का एक लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जावेद के पास से देसी कट्टा मिलता है, बाकी कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन जिस चीज़ ने पुलिस को चौंका दिया वो थी 2 तस्वीर। जावेद के पास से पुलिस को 2 तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर एक जया भगत की थी और दूसरी उसकी बहन आशा भगत की। कुछ वीडियो भी मिलते हैं जो जया के घर के आसपास के थे, पूरा लोकेशन था। तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस जावेद से सख्ती से पूछताछ करती है। जावेद कुछ कहानी सुनाता है। पुलिस की टीम फिर वहाँ से यूपी पहुँचती है, यूपी के बिजनौर जाती है, वहाँ से 2-3 लोगों को और गिरफ्तार करती है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद अब पुलिस उन सबसे पूछताछ जब करती है तो एक नई कहानी सामने आती है। पता चलता है कि जावेद मुंबई इसलिए आया था क्योंकि उसे आशा और जया, इन दोनों को ठिकाने लगाना था और इनकी सुपारी दी गई थी, और इन दोनों के नाम की सुपारी निकली थी 60 लाख रुपए की। और ये सुपारी कहाँ से आई थी? बशीर मामू नाम का एक क्रिमिनल जो कभी मुंबई में रहा करता था, भागकर लंदन चला गया और अब वहीं रहता है, उसने ये सुपारी बिजनौर के कुछ लड़कों को दी, जिनमें एक जावेद भी था। 60 लाख रुपए की सुपारी थी। 14 लाख रुपए पेशगी दे दी गई एडवांस, और कहा गया कि जाकर तुम जया भगत और आशा भगत इन दोनों को मार दो। ये सुपारी निकली थी फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में जब सुपारी निकली, पेशगी मिल गई,
इसके बाद सुपारी किलर मुंबई पहुंचते हैं, सबसे पहले रेकी करते हैं। इधर ज़मानत पर जया भगत बाहर आ चुकी थी, उसकी बहन बाहर आ चुकी थी। दोनों उसके घर की पूरी रेकी करते हैं, कब कहाँ कितने बजे जाती है, सारी चीज़ें वो पड़ताल करते हैं। और फरवरी में ही इन दोनों को ठिकाने लगाना था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि फरवरी के बाद ये मामला मार्च तक टल जाता है। अब मार्च में भी कुछ और सुपारी किलर थे, कुछ उनके साथ प्रॉब्लम आ गई, तो मार्च में हुआ कि अब ये काम होगा और मार्च में इन दोनों को ठिकाने लगाना है। खुशकिस्मती रही जया भगत और आशा भगत की कि उसी वक्त कोरोना आ गया और 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में सड़क पर सन्नाटा हो गया। मुंबई में और ज़्यादा केसेस थे, वहाँ ज़्यादा सख्ती थी। तो लॉकडाउन में सुपारी लेकर किसी का कत्ल करना कातिल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, क्योंकि ऐसे में पकड़े जाने का ज़्यादा ख़तरा था। भीड़ भाड़ होती नहीं, दुकानें बंद, लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया, ज़रूरत ना हो बाहर ना निकले, ऑफिस की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, तो सड़क पे सन्नाटा। तो धीरे धीरे अब ये मामला टल गया। जो फरवरी में सुपारी मिली, मार्च में लॉकडाउन आ गया, मार्च से अप्रैल, मई, जून बीतता गया, कोरोना के केस बढ़ते गए, कातिलों को मौका नहीं मिला। करते करते आ गया दिसंबर, और दिसंबर में ही एक मुखबिर के ज़रिए पुलिस को खबर मिली कि फ़लाने होटल में एक यूपी का सुपारी किलर गन के साथ है। और उसके बाद वो जावेद पकड़ में आता है, जिसके पास से ये 2 तस्वीरें मिलती हैं। फिर बिजनौर से 4 और लोगों को पकड़ा जाता है, 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है और इस सुपारी की कहानी सामने आती है। अब सवाल ये था कि इनको सुपारी जो दी वो तो लंदन में बैठे बशीर मामू ने दी, लेकिन बशीर मामू का जया भगत और आशा भगत से क्या लेना देना, उसने क्यों सुपारी दी। अब जब इसकी तफ्तीश हुई तो फिर एक नाम आया, और ये नाम था विनोद भगत का। विनोद भगत सुरेश भगत का छोटा भाई। पता चला कि सुरेश भगत ने ही अपनी भाभी जया भगत और आशा भगत, इन दोनों के नाम की सुपारी निकाली थी 60 लाख रुपए में। विनोद भगत बशीर मामू का पुराना दोस्त था, जब वो मुंबई में रहा करता था, और क्रिमिनल था। उसके बाद वो लंदन चला गया। विनोद भगत ने बशीर मामू को ही ये सुपारी दी कि वो उसकी भाभी और उसकी बहन को ठिकाने लगा दे। 60 लाख रुपए उसने एडवांस दिए, जिसमें से 14 लाख सुपारी किलर तक पहुंच गए थे। अब सवाल ये था कि विनोद भगत ने अपनी भाभी की सुपारी क्यों दी, तो फिर ये कहानी भी सामने आई। 2008 में जब सुरेश भगत रोड एक्सीडेंट में मारा गया और उसके बाद खुलासा किया पुलिस ने कि दरअसल ये एक कत्ल था, और ख़ुद उसकी बीवी ने ये सुपारी दी और बेटे ने दी। बेटा मर चुका था, बीवी अब भी थी, और पूरे मटका के ऊपर अब उसका साम्राज्य था। अपने भाई की मौत का बदला लेना और इस पूरे मटका के खेल का और मटका का जो साम्राज्य था करीब 3000 करोड़ का, ये अपने हाथ में लेना, ये 2 मोटिव, 2 मकसद था। और इसी मकसद के लिए विनोद भगत ने अपनी भाभी के नाम की सुपारी निकाली। हालांकि एक सवाल ये भी पूछा गया कि 2008 में उसके भाई की मौत हुई थी, अगर भाई की मौत का बदला ही लेना था तो फिर 12 साल उसने इंतज़ार क्यों किया, 2020 में सुपारी क्यों दी, 2008-9 में ही क्यों नहीं मारने की कोशिश की। तो उसमें यही बात आई कि एक तीर से 2 शिकार करना था। उसे अब लगा कि ये मटका का पूरा साम्राज्य उसके हाथ से, जब उसकी भाई की मौत हुई, चला गया, तो अगर भाभी नहीं रहेगी, बेटे की भी मौत हो चुकी है, तो ये सारा साम्राज्य उसके हाथ में होगा। और इसी वजह से उसने अब ये सुपारी दी थी। विनोद की फ़िलहाल मुंबई पुलिस को तलाश है। जो बशीर मामू है वो लंदन में है। जो 5 सुपारी किलर जो थे वो मुंबई पुलिस की हिरासत में हैं। और एक मुखबिर की खबर पर इस तरह से 2 औरतों की जान बच गई। हालांकि वो दोनों भी कानून की दुश्मन हैं और फ़िलहाल ज़मानत पर हैं। तो इस कहानी में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई। पहला जो कत्ल हुआ सुरेश भगत का, उस कत्ल की खबर एक मुखबिर ने दी मुंबई पुलिस को, और जिसके बाद तफ्तीश में इस साजिश का भंडाफोड़ हुआ, वरना पुलिस इसे रोड एक्सीडेंट मान रही थी। उस कत्ल के 12 साल के बाद 2 औरतों के नाम की सुपारी निकली, और इस सुपारी की जो खबर थी वो भी एक मुखबिर ने दी। अगर उसने जावेद के बारे में न बताया होता मुंबई पुलिस को, तो हो सकता था सुपारी किलर अपना काम कर जाते। तो एक मुखबिर ने एक कत्ल की मुखबिरी की और बताया सच्चाई क्या है। दूसरे मुखबिर ने 2 कत्ल होने से बचा लिया एक खबर देकर। तो ये थी मटका किंग सुरेश भगत की मौत, उसकी बीवी जया भगत के नाम निकली सुपारी की। अब सवाल आखिर में ये कि ये मटका है क्या।
मटका एक तरह का सट्टा है और ये आज़ादी से पहले से खेला जा रहा है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक खत्री नाम के शख्स ने की थी 1964 में, और इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि न्यूयॉर्क में कॉटन के कुछ रेट खुला करते थे और मुंबई में भी था वो कॉटन एक्सचेंज का। तो हर दिन यहाँ पे ये हुआ कि अच्छा आज रेट किस भाव पे खुलेगा और किस भाव पे शाम को बंद होगा। जैसे अपना शेयर मार्केट है, जब शेयर मार्केट खुलता है तो भाव क्या होता है, फिर बंद क्या होता है। तो उस कॉटन के ऊपर चूँकि बहुत सारे मज़दूर जो मिल में काम करते थे, सारे लोग, उनका बड़ा इंटरेस्ट होता था, तो वो लोग इसके भाव के ऊपर बात करते थे कि आज इस भाव पे खुलेगा और आज इस भाव पे बंद होगा। तो जो सटीक बताता था वो जीत जाता था। तो होता ये था कि भाव बताने के लिए सब अपनी अपनी पर्ची पे भाव लिख देते थे और उसको एक मट्टी का जो मटका होता है, आमतौर पे मटका पानी के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं उसमें अगर आप पानी रखें तो ठंडा होता है। उस ज़माने में जब फ्रिज और बाकी चीज़ें नहीं, आज भी गांव में लोग मटके के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठंडा रहता है। तो उसी मट्टी के मटके में सारे लोगों की पर्चियाँ डाल दी जाती थी जिस पे भाव लिखा होता था और फिर वो पर्ची निकाली जाती थी। तो जिसका भाव सही होता था वो विनर होता था, उसको पैसे मिलते थे और उसे मटका किंग कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, फिर कई सारे लोग आ गए, लेकिन दो मटका जो खिलाया जाता आज भी सबसे मशहूर है। उसमें से एक है कल्याण का मटका, जिसका होते होते सुरेश भगत किंग था, और दूसरा एक वर्ली का। इसके अलावा अहमदाबाद और बाकी जगह महाराष्ट्र में कई जगहों पे है। और ये कहते हैं कि मतलब कई हज़ार करोड़ का धंधा है, इसमें बहुत सारे लोग बेचारे बर्बाद भी हो गए जिनको लत लग गई। शुरुआत में ये मटका जो खेल होता था ये आमतौर पे मुंबई में उस जगह पे हुआ करता था जहाँ पे मिल हुआ करते थे, जहाँ मज़दूर काम करते थे। तो वो लोग आते थे, पर्ची पे लिखते थे और उसके बाद जो जीता वो जीता। ज़्यादातर लोगों की हार ही होती थी। तो ये नंबरों का खेल है, जो सही नंबर बताता है वो विनर होता है। पर वक्त के साथ मटका का खेल भी बदला, अब तो ऑनलाइन भी होता है और ऑनलाइन पे बाकी लोग, बहुत सारे आपके एक्सपर्ट भी बैठते हैं जो बताते हैं नंबरों का चक्कर क्या है, कैसे आप जीत सकते हो। तो ऑनलाइन भी खेला जाता है। हालांकि हिंदुस्तान में जो अबैंड है, इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस और सरकार के नाक के नीचे ये लगातार खेला जाता है और कई हज़ार करोड़ रुपए का पूरा बिजनेस है, पूरा धंधा है। ये जो खत्री पहला जिसने ये मटके का खेल शुरू किया था 64 में, कहते हैं कि उसी के कैरेक्टर और उसके सारी चीज़ों को एक फ़िल्म में भी उतारा गया था। फिरोज़ खान की फ़िल्म थी जिसका नाम था धर्मात्मा। उस धर्मात्मे में जो विलेन मेन प्रेमनाथ ने जो रोल किया था, वो कहते हैं कि खत्री का रोल था प्रेमनाथ ने। तो मटका हमारे यहाँ बड़ा पुराना खेल है और जुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें जीतते लोग कम है, हारते बहुत ज़्यादा है। और इसी मटका किंग के नाम से मशहूर सुरेश मेहता के कत्ल, उसकी बीवी जिसने सुपारी दी, फिर बीवी के नाम की सुपारी निकली, ये पूरी कहानी थी। मतलब कैसे वक्त पलटता है ये देखिए कि एक औरत ने अपने पति के नाम की सुपारी निकाली और 12 साल बाद उसी औरत के नाम की भी सुपारी निकल गई। पर वो खुशनसीब थी कि सुपारी पे अमल होता उससे पहले ही वो कातिल पकड़ेगा और वो बच गई। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ लोगों की शिकायत भी थी। तो अजय सिंह हैं और हुगली वेस्ट बंगाल से, इन्होंने एक कहानी की सिफारिश की है। सुमित जायसवाल हैं, इनकी शिकायत थी कि हमने बहुत सारे मेल किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं? ज़रूर करेंगे। बालचंद्र पगारे हैं, बैटल ऑफ कोरेगांव स्टोरी सुनना चाहते हैं। ओम शर्मा हैं, ये प्रीति राठी केस की अपडेट सुनना चाहते हैं। वो मामला अभी कोर्ट में, लेकिन एग्जैक्ट क्या है मैं आपको ज़रूर जल्दी बताऊंगा इसके बारे में। कपिल पुनेठा हैं और इनका कहना था एक जगह पे इन्होंने सुधार भी किया। मैंने कल इंसास राइफ़ल हुआ था, मैंने शायद उसको इनालसा बोला था, तो आपने सही ध्यान दिया, इंसास है वो, इनालसा नहीं है। इनालसा क्यों मेरे दिमाग में आया, मैं चलिए आपको ये भी राज बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले घर पे जूस का जो मिक्सर है वो मंगाया गया था, तो मेरी बीवी ने मंगाया था, तो वो शायद इनालसा कंपनी थी वो, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, तो इंसास की जगह पे मैं इनालसा बोल गया। कभी कभी होता है ये। शेख खुसरो हैं और दौलताबाद महाराष्ट्र एक बार राजधानी बनाया गया था, ये उसकी कहानी, ये क्या सच है वो जानना चाहते हैं। अजीम जमाल हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की डिमांड की है।
बिल्लू सांडा स्टोरीज़, इसके अलावा अभिनव दीक्षित हैं, असद कमाल हैं। ये मार्लिन मनरो की कहानी में इन्होंने एक सवाल पूछा था कि CIA ने कैसे जांच की थी, जबकि इन्होंने कहा कि आपने बताया कि CIA हो या ISI हो या रॉ हो, ये देश के अंदर नहीं देश के बाहर की चीज़ों की जांच करती है। असद कमाल साहब आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने ये नहीं कहा कि CIA ने मामले की जांच की थी। मैंने कहा रातों रात CIA मार्लिन मनरो के घर गई और जितने दस्तावेज़ थे वो सारी चीज़ें उठाकर ले गई, क्योंकि CIA एक खुफिया एजेंसी है और इसलिए क्या था। मार्लिन मनरो की जाँच CIA ने नहीं की थी, बल्कि वो दूसरी अपनी वहाँ की जो FBI है शायद उसने की थी। अंशुल वर्मा हैं और थैंक यू, आप दिल से इसको देखते हैं। रवि कुमार मेहता हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनना चाहते हैं। सुमित जायसवाल हैं और इन्होंने कुछ कंप्लेंट भी की है। इसके अलावा रोहित राज युगांधर, पप्पल यादव, इन्होंने मटका किंग की कहानी की, रूपल यादव बल्कि माफ़ी चाहता हूँ, इन्होंने मटका किंग की कहानी की इन्होंने भी कहा था कि आप सुनाएं। आशीष सब्रवाल हैं, रोहित रॉय हैं और इन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स के करियर के बारे में भी आप कुछ कहानी में बताएं। मैं ज़रूर करता हूं रोहित साहब। जडेजा हिरेंद्र सिंह हैं और ये जडेजा जामनगर स्टेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। पटेल अतुल हैं, इनका कहना था 28 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम का बर्थडे था, आपको कहानी सुनानी चाहिए। दाऊद पे मैं पूरा एक दिन आपको डिटेल में कहानी सुनाता हूँ। गिरीश पिलांकर हैं, इसके अलावा दौदियाल लोढ़ी है, डोंडा मुरंग हैं। 2020 ख़त्म होने के पूरे साल में क्या हुआ ये चाहते हैं कि ये मैं पूरी इसको कहानी में करूँ। अभी 2-3 दिन बाकी है, किसी दिन चलिए ऐसा लगता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। योगेश सोनी हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ़ कर दी है, थैंक यू योगेश। राम राजस्थानी हैं, बाबा ओमपुरी राजस्थान से, उनकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। अभिजीत जोशी हैं, बाबा वंगा की स्टोरी सुनना चाहते हैं। ज्योति सिंह, इनका कहना है कि किसान आंदोलन के बारे में आप क्यों नहीं कहानी सुनाना चाहती, जबकि सुशांत के लिए मुंबई तक पहुंच गए थे। ज्योति जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ एक चीज़ है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। मैं 2-3 बार गया भी हूँ, मैंने देखा है, मुझे बड़ा वो भी होता है। ठंड है, उसके बावजूद वो दिन रात वहाँ पे है, सरकार के साथ बात नहीं बनी है। आपकी शिकायत ये भी कि चैनल उस तरीके से दिखा नहीं रहा, मुझे लगता है शायद आप सही कह रही हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। किसान आंदोलन जब मुझे अपडेट होता है, मैं 2-3 बार इसी कहानी में बता चुका हूँ, लेकिन अब इसके बारे में पूरी कहानी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो जाती है, तो कहानी पूरी सुनाऊं। बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंने इसको पूरी डिटेल में कहानी सुनाई थी। कुछ अपडेट जब भी होगा मैं ज़रूर इसके बारे में फिर आपको डिटेल में सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।